नमस्कार दोस्तों। अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ उस पेपर में कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो संदेहपूर्ण है, डाउटफुल है, लेकिन उन्हें सही या गलत कहने से पहले थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ी सी समझदारी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि चीज़ों को सही और गलत में बांटना इतना आसान नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं, पूरी जिंदगी निकल जाती है चीज़ों को सही और गलत में बांटने में। क्या सही है क्या गलत है, बहुत बारीक अंतर होता है। तो आरपीएससी के क्वेश्चन के साथ भी कुछ ऐसा है, इसलिए हमें यहाँ पे बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, बहुत संयम बरतना पड़ेगा सही और गलत में बांटने से पहले। तो थोड़ा सा डिटेल जो लेक्चर है, इस लेक्चर में मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर, वो जो क्वेश्चन है वो दिखाऊंगा और उनके डाउट्स बताऊंगा कि कहाँ कहाँ उसमें गलतियां हैं, कहाँ कहाँ क्वेश्चनों में जो है वो शंका पैदा हो रही है, कौन सा क्वेश्चन पूर्णतः गलत है। इस तरीके से मैं क्वेश्चन को आपके सामने अपने तर्क के साथ में रखूंगा। आप उसको खुद अपने हिसाब से एनालाइज करिएगा, समझिएगा, उन पर विचार करिएगा। ठीक है, तो पहली बात यहाँ से शुरू करूंगा। पहले मैं कुछ इससे शुरुआती हिस्से में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि चीज़ों को सही और गलत में बांटना इतना आसान नहीं है। तो अभी चलेंगे, अभी लेक्चर सीरीज में आते हैं, फिर हम बात करते हैं कि सही और गलत में बांटना आसान नहीं है। पहली बात तो एक चीज़ समझिए कि चीज़ों को यस या नो दो शब्दों में आंसर देना असंभव है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको सिर्फ यस या नो, कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये सही है गलत है ये बताइए, तो बेटा कई बार चीज़ों को यस या नो में नहीं बांटा जा सकता, बहुत मुश्किल होता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप मुझे यस या नो में जवाब दीजिएगा। क्या आप शराब पीना बंद कर दिया है? क्या आपने शराब पीना बंद कर दिया? जवाब यस या नो में दो में दीजिए। तो आप कहेंगे सर नहीं, यस या नो में जवाब नहीं हो सकता। मैं मांग रहा हूं आपसे जवाब कि यस या नो में दीजिए। अगर आप या यस देते हैं या नो देते हैं, दोनों ही आपके जवाब नहीं होने वाले, क्योंकि अगर आप यस जवाब देते हैं तो सोचिए क्या होगा। यस इसका मतलब आप, इसका मतलब पहले शराब पीते थे। अगर आप नो कहते हैं इसका मतलब आप अभी भी पीते हैं। तो समझ रहे, एक नॉर्मल आदमी को भी शराबी बना देगा ये क्वेश्चन, अगर वो यस या नो में जवाब देगा तो चीजें यस या नो में दो भागों में नहीं बांटी जा सकती। कई बार चीजें सब्जेक्टिव होती है, पूरे शब्दों में कहना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चनों के साथ भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी, और मैं आपको डिटेल से इसके बारे में पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम होती है कि अगर आप चीजों को सही और गलत में बांटना चाहते हैं तो पहले सही और गलत की परिभाषा तय करिए कि सही क्या है गलत क्या है, तब चीजों को इस तरीके से बांटा जा सकता है। तो ये परिभाषा कैसी है? आरपीएससी के पास भी जो नोटिफिकेशन हमारे पास आता है, जो आरपीएससी का विस्तृत नोटिफिकेशन जो आता है, हम उसे आधार बनाते हैं कि भैया उसमें जो जो बातें जब एग्जाम से पहले फॉर्म भरवाते टाइम पर जिन शर्तों के अंतर्गत हमारा एडमिशन हुआ था, हम उन शर्तों के आधार पे ही सही और गलत तय करेंगे, क्योंकि हमारा एडमिशन उन शर्तों के अंतर्गत हुआ था, हमारी परीक्षाएं भी उन शर्तों के अंतर्गत हो रही है। तो वो शर्तें ही तय करेगी कि क्या सही है क्या गलत है। सही बात है, लिखित में यही है कि वो जो कह रही है शर्तें, वो शर्तें ही तय करेगी कि सही क्या है गलत क्या है, उसके आधार पे हमारा सही गलत तय होता है। चलिए थोड़ा सा मैं और इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं, आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसको एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं आपको अपना मेरा जो तर्क है वो समझा सकूं। पहला क्वेश्चन है, श्रीमान अशोक गहलोत कौन है? पहला ऑप्शन है राजस्थान के मुख्यमंत्री है, दूसरा ऑप्शन है भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री है, तीसरा है प्रधानमंत्री है, चौथा है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है। तो क्लियरली है कि ऑप्शन नंबर 3 और 4 बिल्कुल गलत है ना, ये तो वो नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है वो दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही सही है। अब रुक जाइए, अब यहाँ पे रुकिए, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। आरपीएससी ने कहा था कि हमारे जो क्वेश्चन होंगे उसमें एक ही ऑप्शन सही होगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा तो यहां तो दो ऑप्शन कैसे सही हो सकते हैं? अब दो ऑप्शन सही है, इस क्वेश्चन को पेपर में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, या इसको बाहर रखना चाहिए? क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, क्वेश्चन सही है, लेकिन इसके दो ऑप्शन सही है। दो ऑप्शन सही है और आरपीएससी की जो गाइडलाइन है वो कहती है कि हमारा जो पेपर होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जिसका एक सिंगल ऑप्शन राइट होगा। तो यहां तो 2 राइट है, तो इसका मतलब उस नियमानुसार ये पेपर नहीं बना, उस नियम से ये क्वेश्चन नहीं बना। तो इस क्वेश्चन को क्या शामिल करेगी या नहीं करेगी? और करेक्ट है, इसको कहते ठीक है चलो दोनों ऑप्शन सही है। तो फिर उस गाइडलाइन का क्या होगा, उस नियम का क्या होगा जिस नियम के अंतर्गत उन्होंने कहा था कि हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन, एक सिंगल ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो यहां परेशानी आती है। तो मैंने कहा ना, सही और गलत को बेटा बांटना इतना आसान नहीं होता कई बार। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे इसको मैं एलोबरेट करता हूं ताकि आपको बात समझ में आए। आ जाइए इस क्वेश्चन पे आ जाइए। अभी भी सही गलत को इतना सिंपल नहीं है कि आरपीएससी की नोटिफिकेशन ही सही गलत को डिसाइड कर देगा, उसके बाद भी नोटिफिकेशन से बाहर भी सही गलत है। आ जाइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको बताना है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, वो संख्याएं जो सम भी हो अभाज्य भी हो, उनका समुच्चय बना के लिखिए।
तो आप कहेंगे सर ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये आंसर क्यों नहीं है, तो आप कहेंगे सर दो दो को दो बार नहीं लिख सकते, दो दो को दो बार नहीं लिख सकते, समुच्चय में एक चीज को एक बार लिखते हैं। तो मैं आपसे तुरंत मांगूंगा कि कहाँ आपने ये बात पढ़ी कि समुच्चय में एक अक्षर को दो ही बार लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर फलानी बुक में पढ़ा कि समुच्चय को एक बार लिख सकते हैं। क्या उसने ये कहा कि समुच्चय में एक बार ही लिखना पड़ेगा, आवश्यक है, ये जरूरी है कि समुच्चय में एक अवयव सिर्फ एक ही बार आना चाहिए? उन्होंने कहा कि सामान्यतः हम एक अवयव को एक ही बार लिखते हैं, सामान्यतः हम एक अवयव को एक ही बार लिखते हैं ताकि वो काउंटिंग में दोबारा शामिल ना हो। अगर आप काउंटिंग ध्यान से कर रहे हैं तो एक अक्षर को दो बार भी लिख सकते हैं, उसका अर्थ ये भी है, इसका मतलब ये भी सही है। अब ये जो बात है कि एक अक्षर को एक बार लिखना है, ये लेखक का अधिकार है। लेखक ने अपनी सुविधा के अनुसार कहा कि भैया मैं समुच्चय में एक अवयव को सिर्फ एक ही बार लिखूंगा, दो बार नहीं लिखूंगा। ये लेखक का अपना अधिकार था। कोई और लेखक है वो ये बात नहीं लिख रहा, वो पूरे समुच्चय के चैप्टर में कहीं नहीं लिख रहा कि समुच्चय में एक अवयव को एक ही बार लिखना है, आप दो बार नहीं लिख सकते। तो अब इसको सही गलत को कर पाना कैसे तय होगा? आरपीएससी तो मैथमेटिक्स की संस्था नहीं है, आरपीएससी तो स्टैंडर्ड बुक्स मंगाएगी। कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो है वो अलग अलग बोलेगी, एक बुक बोलेगी नहीं एक बार लिखना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा होता है। ज्यादा अच्छा होता है इसका मतलब ये नहीं है कि अनिवार्य होता है, अच्छा होता है या अनिवार्य होता है, दोनों में फर्क है। क्योंकि जब आप एक अक्षर को एक बार लिखते हैं तो काउंटिंग में आसानी होती है, एक अक्षर को कई बार लिखते हैं तो बच्चा काउंटिंग में कंफ्यूज हो जाता है कि ये तो पहले गिन चुका हूं या नहीं गिन चुका हूं। तो इस सुविधा के लिए एक अक्षर को एक बार लिखा जाता है। तो क्या ये आवश्यक शर्त है? जवाब है नहीं। तो अब इस हिसाब से तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 आपको पास ऐसे कई प्रमाण मिल जाएंगे जो ऑप्शन नंबर 1 को सही साबित करेंगे। कई प्रमाण ये कहते हैं ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। तो यहां फंस गए, यहां आपके प्रमाण से प्रमाण काट रहे, एक दूसरे के प्रमाण जो है वो एक दूसरे को काट रहे, तो ये बड़ी पेचीदा स्थिति आ जाती है। चलिए थोड़ा सा उसको मैं आगे बढ़ाता हूं, अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में पूछूंगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो आप कहेंगे सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। सर एकदम क्लियर है, ये तो बच्चा जानता है। लेकिन यहाँ आपने थोड़ा सा ध्यान दिया, ये क्वेश्चन जो है ये अधूरा है, ये क्वेश्चन अधूरा है, इसके लॉजिक में प्रॉब्लम है। लॉजिक में ये प्रॉब्लम है, इसने कहा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तीन कौन से? तीन कोण कौन से? त्रिभुज के जो तीन कोण होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, आंतरिक कोण और बाह्य कोण। त्रिभुज में तीन ही कोण दो तरीके से होते हैं, आंतरिक और बाह्य। ये देखिए ये है आंतरिक कोण, आंतरिक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। एक होता है बाह्य कोण, यह है बेटा बाह्य कोण आपके, और बाह्य कोणों का जोड़ होता है 900 डिग्री। तो अब इस क्वेश्चन में आंतरिक कोणों की चर्चा हुई है, बाह्य कोणों की चर्चा हुई है, क्योंकि यहां पे ये नहीं लिखा हुआ, ये नहीं लिखने की वजह से ये क्वेश्चन जो है ये अधूरा है। अब इस क्वेश्चन को, अधूरे क्वेश्चन का, गलत क्वेश्चन का, अधूरे क्वेश्चन का सही जवाब कैसे हो सकता है? आप खुद सोचिए, अगर कोई सवाल अधूरा है, कोई क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, सही ढंग से परिभाषित नहीं है, तो उसका सही जवाब कैसे हो सकता है? गलत क्वेश्चन का सही जवाब, सही क्वेश्चन का गलत और सही दो जवाब हो सकते हैं, लेकिन गलत क्वेश्चन का सही जवाब नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन, ये भी एक प्रकार की गलती है। चलिए आगे आते हैं, इस पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को सिंपल है, मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सही गलत जो है वो बहुत फेडेड होते हैं, कई बार इतना आसान नहीं होता। x + y = 5, x = 3। आप x = 3 मान रख के y का मान निकालेंगे, y का मान आपका आ गया 2। आप ऑप्शन में जाएंगे, एक भी ऑप्शन आपको 2 नहीं है, एक भी ऑप्शन नहीं है। फिर यहाँ पे परेशानी आ गई कि जो आरपीएससी की लाइन थी जिसमें कहा था कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक ऑप्शन सही होगा, यहाँ तो चारों ही सही नहीं है, यहाँ तो चारों सही नहीं है। अब इस क्वेश्चन का क्या किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आप क्या करेंगे? समझ रहे बातों को? ऐसे क्वेश्चनों के साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा? क्या ये गाइडलाइन जो है ऐसी जारी की गई है जिस गाइडलाइन में ये बताया गया है कि इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन हुआ जिसके चारों ऑप्शन गलत हुए, उसके साथ हम क्या ट्रीट करेंगे? जो क्वेश्चन अधूरा होगा, इनकम्प्लीट होगा, उसके साथ हम कैसे ट्रीट करेंगे? ठीक है, जिसके एक से ज्यादा ऑप्शन सही होंगे उसे क्या करना है? उसे गलत क्वेश्चन मानना है या फिर उसके 2 ऑप्शन सही मान के उसको निपटा देना है? इस तरीके से करना है, क्या उसका रहेगा? ये जो गलत की परिभाषा है ये डिसाइड करनी पड़ेगी कि ये क्वेश्चन भी गलत है, जो अधूरा लिखा हुआ है वो क्वेश्चन भी गलत है, जिसके 2 ऑप्शन सही है या 3 ऑप्शन सही है वो भी गलत है या नहीं है, उसको क्या मानेंगे आप? ठीक है, जैसे आगे आ जाइए, आगे चलते हैं। भाषा में कई बार बड़ी परेशानियां होती है, छोटी छोटी बातें, क्वेश्चन देखने में बहुत सही लगता है लेकिन छोटी छोटी चीजें होती है जो क्वेश्चन को गलत बना देती है, बारीकियां होती है। क्या उन बारीकियों को नजरअंदाज करेंगे
या उसको शामिल करते हुए चलेंगे? क्वेश्चन का पूर्णतः सही होना जरूरी है या सिर्फ 90% भी सही हो गया तो चल जाएगा? जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन है कि e⁻x + 1 = 0 का मूल होगा। संभव है या नहीं? संभव नहीं है। संभव है, उपरोक्त दोनों कहना संभव नहीं है। क्या सही है इसके लिए? तो जवाब है साहब, इस क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली पूरी बात नहीं बता पा रहा है। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा अक्षर मिसिंग है, वो है कि वेयर x बिलोंग्स टू, x किससे संबंधित है, ये बात नहीं बताई गई। जब तक ये बात नहीं बताई जाती है तब तक इन ऑप्शन के साथ नहीं जाया जा सकता, इन ऑप्शन के साथ नहीं जाया जा सकता। तो ये जो छोटी छोटी बातें जो गायब होती है, जो कोमा के बाद में लिखा जाता है कि x बिलोंग्स टू दिस या x बिलोंग्स टू दिस, ये जो बातें लिखी जाती है, मामूली बातें, छोटी छोटी बातें, क्या इनको हटाया जा सकता है कॉमन सेंस में? क्या ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है? क्योंकि अगर ये रियल नंबर में है, अगर ये रियल नंबर में है तो इसका ऑप्शन ये है कि इसका कोई आंसर संभव नहीं है। e⁻x + 1 = 0 का कोई आंसर संभव नहीं अगर ये रियल नंबर में है। लेकिन अगर x जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में है तो इसका आंसर संभव है, संभव है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है जिनमें छोटी छोटी ये जो बारीक है, बारीक बारीक बातें हैं जो हमें नहीं बताएगी कि भैया ये कौन है, ये कौन नहीं है, क्या उन्हें सही क्वेश्चन में रखा जाएगा या गलत क्वेश्चन में रखा जाएगा? तो ये अस्पष्टता है, ये गाइडलाइन में पूरी तरीके से लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पे आरपीएससी स्वतः ही अपना फैसला लेती है कि भाई क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, गलत मानेंगे, नहीं मानेंगे। अब इतनी सी छोटी सी बात के लिए, x बिलोंग्स टू r के लिए, कि भैया तुम्हें कॉमन सेंस में पता होना चाहिए था x तो हमेशा रियल में होता है। किसने कहा कि x हमेशा रियल में होता है? x तो कॉम्प्लेक्स में भी हो सकता है। कब किसने कहा कि किसने कह के गए थे कि x रियल में होगा? x कॉम्प्लेक्स में भी हो सकता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती है ये क्वेश्चन को कहीं से कहीं ले जाती है, उसका ऑप्शन ही बदल जाता है, उसके आंसर ही बदल जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें क्या है, क्या मायने रखेंगी या नहीं रखेंगे? उसे क्वेश्चन को सही माना जाएगा या गलत माना जाएगा? उसे किस कैटेगरी में रखा जाएगा? छोटी छोटी बातों के फर्क को भी नजरअंदाज किया जाएगा या काउंट किया जाएगा? तो इस आधार पे सही और गलत तय होता है। इसलिए ही किसी क्वेश्चन को फटाफट सही या गलत बताना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि देखते हैं कितना मार्जिन रखता है सही और गलत का। समझ में आपको बात? चलो, उम्मीद करता हूं कि सही गलत का जो डिफरेंस है कि आपको समझ में आया होगा कि सही गलत बताना इतना आसान नहीं होता है, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है। कि आरपीएससी, इसीलिए हम कहते हैं कि भैया हम इतने गलत बता रहे हैं, आरपीएससी पता नहीं इसमें से कितने को गलत मानेगी, कितने को मानेगी, कितने को नहीं मानेगी। क्योंकि रूल बुक तो उन्होंने हमें नहीं दी कि भैया हमारी ये रूल बुक है, इस रूल बुक के आधार पर तय होगा। ऐसी कोई रूल बुक बनाई नहीं है, तो हम तय कर पाते कि इन क्वेश्चनों के साथ क्या होने वाला है। इस छोटी छोटी गलतियों को भी अंदराज माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, उसे ऑब्जेक्शन के तौर पर एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो ऐसे चैलेंजेस हमारे साथ में आते हैं, ठीक है। तो इसलिए सही गलत जो है वो बड़े धुंधले होते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं हमेशा गाइडलाइन होनी चाहिए, एक प्रॉपर नियमावली होनी चाहिए, जिसमें हम देख के पता कर सकें कि भैया इस नियम के अंतर्गत ये सही है, इस नियम के अंतर्गत ये गलत है। हमारी सारी संभावनाएं जो हो क्वेश्चनों की, वो सारी संभावनाएं इस नियमावली में हो, ताकि हर विद्यार्थी खुद तय कर सके कि भाई सही क्या है, गलत क्या है। उसे किसी की जरूरत नहीं पड़े इंटरप्रेट करने की, ठीक है। चलिए आइए अब क्वेश्चनों पे आते हैं। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, मैं आपको जगह बता देता हूं, आप चेक कर सकते हैं। डॉक्टर गोखरू की नवकार पब्लिकेशन की बुक में जाइए, डॉक्टर गोखरू की बुक में जाइए, एक्सरसाइज नंबर 3 में जाइए। एक्सरसाइज 3 के अंदर ये एग्जाम्पल है, और उस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जिसमें ये बात लिखी पड़ी है कि ये जो सीरीज है ये एक समान अभिसरप्त है। कब? 0 से लेकर 2π तक पूरे इंटरवल में, 0 से लेकर 2π तक पूरे इंटरवल में ये एक समान अभिसरप्त है। 0 से 2π के बीच में कुछ भी ले लीजिए, उस पूरे में अभिसरप्त है। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसके चारों ऑप्शन सही बैठ रहे हैं। π/4 से π/2 इसी इंटरवल में आ रहा है, देख लीजिए। 0 से π/2 इसी इंटरवल में आ रहा है, ये भी सही है। 0 से 2π ये तो है ही, ये तो इस इंटरवल में आना ही है। 0 से π ये भी इस इंटरवल में आ रहा है। चारों ऑप्शन इस इंटरवल में आ रहे हैं, इस हिसाब से ये चारों सही है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं उसके मैं जगह बता रहा हूं, आप जाके देखिए। नवकार पब्लिकेशन की बुक, डॉक्टर गोखरू की बुक में एक्सरसाइज नंबर 3 में जाइए। एग्जाम्पल है एक समान अभिसरण का, सेम यही एग्जाम्पल उसके अंदर लिखा पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। और वहां देखिए, वहां ये कहा गया है कि ये जो सीरीज है ये 0 से लेकर 2π तक, 0 से लेकर 2π तक एक समान अभिसरप्त होती है। आप ट्राई कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है, तो इसके चारों ऑप्शन सही माने जाएंगे। तो क्या चारों ऑप्शन सही वाले को क्वेश्चन को, वो तो फिर तो जिसने अटेम्प्ट कर लिया उसका ये सही है, क्योंकि वो तो चाहे ए भर के है तो भी सही है, बी भर के है तो भी सही है, सी भर के है तो भी सही है, डी भर के है तो भी सही है। वैसे क्वेश्चन गलत तो हुआ नहीं, क्योंकि ऑप्शन चारों ही सही है। ऐसा तो है नहीं कोई भी ऑप्शन जो है वो नहीं बैठ रहा, चारों ही बैठ रहे हैं यहाँ। तो
या तो इस क्वेश्चन का शामिल होना क्या फायदा हुआ, इस क्वेश्चन का होने का क्या मतलब हुआ जिसके चारों ही ऑप्शन सही हो। तो इस क्वेश्चन के साथ क्या किया जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इस क्वेश्चन की जब शर्तें जो हमें दी गई है, उन शर्तों के अंतर्गत जब हम बनाते हैं, और शर्तें भी अधूरी है, शर्तों में भी अधूरापन है, स्पष्टीकरण नहीं है, जिसे हम कहते हैं वेल डिफाइंड, यानी क्वेश्चन जो है वो सुपरिभाषित नहीं है, प्लस चारों में से कोई भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। पहली बात तो क्वेश्चन ही पूरा नहीं है। जब क्वेश्चन ही सुपरिभाषित नहीं है तो फिर उसके ऑप्शन कैसे काम करेंगे। सवाल से ही तो ऑप्शन बनते हैं कि भाई ये सवाल है, इसके आधार पे चार ऑप्शन में से चेक करेंगे सही है गलत है। तो क्वेश्चन सुपरिभाषित नहीं है, उस वजह से कोई भी ऑप्शन उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। इस क्वेश्चन के साथ ये प्रॉब्लम है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई नॉर्मल 12th का क्वेश्चन है, आप आराम से शर्तों को देख के बनाएंगे और देखेंगे कि कोई ऑप्शन उसको जस्टिफाई नहीं कर, कोई शर्तें अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो है वो 3 प्रतीक है, 1 2 3। इसमें S3 है, S3 का एक अवयव है 1 2, इसका संयुग्मी अवयव है, इसके 2 संयुग्मी अवयव है, एक है 1 2, क्योंकि हर कोई अवयव अपना संयुग्मी होता है, तो इस हिसाब से ये सही है। एक 2 3 ये भी संयुग्मी है, ये दोनों ऑप्शन सही है। अब दोनों ऑप्शन सही वाले को, जैसे मैंने कहा कि रूल तो ये है कि कहा गया कि जो डबल ऑप्शन वाला है उसको कैसे सही माना जाए, डबल ऑप्शन वाले क्वेश्चन को कैसे सही माना जाए, क्योंकि आरपीएससी की जो लाइन है वो तो ये कहती है कि भाई हमारा क्वेश्चन जो होगा मल्टी सिंगल चॉइस का आएगा। या सिंगल चॉइस कैसे है, यहाँ तो 2 चॉइस है, 2 चॉइस सही हो रही है। तो इस क्वेश्चन के साथ क्या किया जाएगा, क्या इसके 2 ऑप्शनों को सही मान के इसको सही गलत के आधार पर रखा जाएगा, है ना। भाई जिसने जो 2 या 4 में से भर के आया वो गलत है, 1 और 3 भर के आया वो सही है, तो इसके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा। या तो इस क्वेश्चन को ही हटाया जाए कि भाई जी 2 ऑप्शन है, नहीं हम 2 ऑप्शन वाले भी नहीं रखेंगे, अलाउड ही नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ जो एक ऑप्शन सही होगा उसी क्वेश्चन को मानेंगे, जिसके 2 ऑप्शन भी सही है उसको भी कट किया जाएगा। तो इसके साथ कैसा होने वाला है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा। इस क्वेश्चन में भी आपके पास 2 ऑप्शन है, ये तो 10th का क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको आराम से देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन बैठ रहे हैं, एक तो आपका ये है कि ABCD के जो विकर्ण है वो बराबर है, अगर विकर्ण बराबर है तो भी, और दूसरा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये दोनों ऑप्शन इसके सही है। तो जिसके दोनों ऑप्शन सही है उसके साथ क्या किया जाएगा, जो भी मैं पूछ चुका कि भाई गाइडलाइन बताइए, नियमावली बताइए, उस नियमावली के आधार पे आप बताइए इस क्वेश्चन के साथ क्या करेंगे, 2 ऑप्शन सही है इसके। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, ये रहा। ये क्वेश्चन ऐसा है, ये और भी जबरदस्त क्वेश्चन है, इसके तो 3 ऑप्शन सही है। इसका ये ऑप्शन सही है, HAH ये सही है, HA² ये सही है, A³ ये सही है, ये भी सही है। यहाँ 3 ऑप्शन सही है, उसका क्या करें। इसमें सिर्फ एक ऑप्शन गलत है, तो क्या ये क्वेश्चन तो ऐसा बन गया, क्वेश्चन का जो नियम बताए गए नियम के अनुसार तो 4 में से 1 सही होना चाहिए था, यहाँ तो 4 में से 3 सही है, एक गलत है। तो इस क्वेश्चन को तो ऐसे होना चाहिए था, ये पूछे कि भाई कौन सा गलत है। तो या तो ये क्वेश्चन में ये गलती है कि भाई ये पूछना चाहिए था कि निम्न में से कौन सा गलत है, कौन सा सहसमुच्चय नहीं होगा, ये पूछना चाहिए था, पूछ लिया। ये जो 3 ऑप्शन सही है इसके, तो इस क्वेश्चन को तो कोई भी करके आया होगा तो उसके चांसेस ज्यादा सही होने के। तो इस क्वेश्चन के साथ क्या होगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन आते हैं, ये डॉक्टर गोखरू का नवकार पब्लिकेशन का बुक है, आपको अवकल समीकरण में मिल जाएगा, मैं जगह बता देता हूँ, आप वहां जाकर ट्राई करिए, आपको ये मिल जाएगा। अवकल समीकरण में जाइए, नवकार पब्लिकेशन की बुक है, नवकार की बुक है, उसमें अवकल समीकरण नाम की बुक है, उसमें जाइए और उसमें एक्सरसाइज आप खोलिए 2.3 का एग्जाम्पल है, वो देखिए। ये एग्जाम्पल वही है, और उस एग्जाम्पल में क्या था, उस एग्जाम्पल में क्वेश्चन गलत था। वो एग्जाम्पल जो था उसमें क्वेश्चन गलत था, और गलती ये थी कि ये जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, उसमें ये वाला पद गलत था। और जब भी हम BSc की बुक्स पढ़ाते हैं तब ये कहते हैं कि देखो ये करेक्शन है, ये ठीक कर लेना। तो गोखरू की बुक में से, नवकार पब्लिकेशन की बुक में से क्वेश्चन को ऐसे कैसे उठा लिया, और उसका जो आंसर था वो भी उठा लिया। अब क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो उसको सही करके निकालते हैं तब आता है, तो गलत क्वेश्चन उतर गया, आंसर सही उतर गया। तो आंसर तो सही है, क्वेश्चन गलत है। अब क्वेश्चन गलत है तो आंसर सही कैसे हो सकता है, तो वो अपने आप ही कट गया। तो ये क्वेश्चन तो सरासर ही गलत है, पूरा ही गलत गया, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये इस तरीके से गलत है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। अब इस क्वेश्चन की जो बारीकियां हैं वो सरप्राइज करेगी आपको कि भाई ये सब ठीक है, इसमें सब कुछ ठीक है यहाँ तक, लेकिन एक्चुअली जो पादिक समीकरण होती है वो ये है ये ऑप्शन सही है, देखो इसने जो किया हुआ है वो ऑप्शन सही है, लेकिन इसका ऑप्शन है 1/p², जो कि बराबर में लिखना भूल गया, 2a/r³।
ये सही है इसका। ये जो आंसर है 1/p³, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार इसको डार्क कर देता हूँ, 1/p² बराबर 2a/r³। ये जो ऑप्शन है ये सही है इसका। ठीक है, सारे ऑप्शनों के साथ 1/p² आना था, सब ऑप्शनों के साथ 1/p² आना था, जो कि नहीं आया। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ मिस प्रिंटिंग की प्रॉब्लम है, तो क्या इस क्वेश्चन को आउट माना जाएगा, सही गलत माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, या ऐसे ही कहा जाएगा अभी तो कॉमन सेंस की बात है यार, 1/p² तो सबके साथ ही था, वो लिखना भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। तो लिखना भूल गए होंगे ये जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है, ये तो आरपीएससी की जिम्मेदारी। सही क्वेश्चन उपलब्ध कराना क्या ये हमारी जिम्मेदारी है या आरपीएससी की? तो आरपीएससी की जिम्मेदारी है। सही क्वेश्चन तो वो जो भी संस्था एग्जाम करा रही है वो उसकी जिम्मेदारी है, वो ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं कर सकती, वो कोई स्टूडेंट साइड में नहीं है, उसकी ये गलतियां किसी हाल में माफ नहीं होगी, वो तो कटेंगी, तो ये तो कटेगा क्वेश्चन, क्योंकि गलतियां हैं। आप नहीं कह सकते कि भैया तो लिखना भूल गए थे, ये हो गया था, है ना, तो ये नहीं है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन को बिल्कुल डिलीट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आते हैं, ये रहा। अब ये जो क्वेश्चन है इसे ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन के साथ है कि जो नियतन समस्या है, जो नियतन समस्या है उसमें m पंक्ति है, मान लीजिए m व्यक्ति है, n स्तंभ है, मतलब n कार्य है, ठीक है। तब सही कथन कौन सा है? आपको यहाँ कहेगा कि ये ऑप्शन सही है सर, m बराबर n, व्यक्तियों की संख्या और कार्यों की संख्या बराबर होनी चाहिए, इसे नियतन समस्या कहते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं जो कहा गया वो सही है कि भाई एस जो हमारी नियतन समस्याएं होती है उसमें कार्य और व्यक्ति बराबर होते हैं, उसके हिसाब से ऑप्शन सही है। लेकिन मेरा एक सवाल ये बनता है, फिर असंतुलित नियतन समस्या क्या होती है? असंतुलित नियतन समस्या क्या होती है? असंतुलित अनबैलेंस्ड, असंतुलित नियतन समस्या क्या होती है? असंतुलित नियतन समस्या क्या होती है? किताब में जाके पढ़िए, उसमें कहा गया असंतुलित नियतन समस्या तब कहते हैं जब m और n बराबर नहीं होते। इसका मतलब है नियतन समस्याओं में m और n का बराबर होना कोई जरूरी नहीं है, वो एक टाइप है। तो यहाँ पे जो वर्ड होना चाहिए था कि भाई m और n बराबर है, तो यहाँ जो सही वर्ड था वो था संतुलित। यहाँ पे संतुलित वर्ड गायब है कि संतुलित नियतन समस्या, जैसे मैंने अभी वो बताया था अंतः कोणों का योग, तो वो वर्ड जो है वो गायब है। नियतन समस्या में m और n बराबर ना हो तब भी नियतन समस्याएं सॉल्व होती है। नियतन समस्या में जब m और n बराबर ना हो उन्हें असंतुलित नियतन समस्या कहते हैं। आप किसी बुक में, कोई भी बुक जो स्तंभकारी की बुक है उसको उठाइए, उसमें लिखा पड़ा है असंतुलित नियतन समस्या। असंतुलित नियतन समस्या का मतलब वो नियतन समस्या है जिसमें m और n बराबर नहीं होते। इसका मतलब m और n बराबर ना हो तब भी वो नियतन समस्या होती है, m और n बराबर ना हो तब भी वो नियतन समस्या होती है। इसका मतलब m और n बराबर होना जरूरी नहीं है, और बराबर होना जरूरी नहीं है तो फिर तो चार ऑप्शन सही है। m n से बड़ा हो बिल्कुल चलेगा साहब, m n से बड़ा हो चलेगा, हाँ जी चलेगा, m n से छोटा हो चलेगा, हाँ जी चलेगा, अलाउड है। या दुगना हो, यहाँ तो कोई बड़ा छोटे की कोई शर्त ही नहीं है, दुगना हो तब भी चल जाएगा। तो ये तो कई ऑप्शन जो है इसमें राइट पाए जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो जैसे मैंने बताया कि अधूरा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे सही से इसे पूरे तरीके से, जैसे अभी मैंने कहा था वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। अब सुपरिभाषित नहीं होने की वजह से हर कोई अपने अपने हिसाब से इसका मायना मतलब निकाल सकता है, और फिर ऐसे क्वेश्चन को आप अलाउड नहीं कर सकते जिसके अलग अलग मतलब निकलते हो। तो इस क्वेश्चन को भी डिलीट होना चाहिए। चलिए अब देखिए, कॉमन सेंस में डालना चाहते हैं कि नहीं सर वो तो देखिए नियतन समस्या ऑब्वियसली बात संतुलित की बात कर रहा होगा, जैसे वही सर त्रिभुज के कोणों की बात कर रहा होगा, ऑब्वियसली बात अंतः कोणों की बात कर रहा होगा। तो हम क्यों मान ले कि अंतः कोणों की बात कर रहे हैं? हम ये भी तो मान सकते हैं बाह्य कोणों की बात कर रहे हैं। मानने की बात है तो हम कुछ भी मान सकते हैं, यही मान सकते हैं सीधा आरपीएससी में सिलेक्ट हो गए, बात ही खत्म, क्यों परीक्षा करवा रहे हो? हम मान के बैठे हैं कि आप सिलेक्शन हो गया हमारा, हम परीक्षा देने की क्या जरूरत है हमें? तो मानने से तो काम चलेगा नहीं ना। तो चलिए आगे आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी वो क्लैरिटी नहीं है। इस क्वेश्चन को चैलेंज करने का कारण ये है कि μ4y3, कौन μ4 भाई, कौन μ4? अब आप कहेंगे सर μ4 वो फलाना फलानी चीज होती है। चलिए मान लेते हैं μ4 वो होता है। कभी आपने कोई भी क्वेश्चन निकाला, महत्तम पूर्णांक का कोई भी क्वेश्चन निकालते हैं तो महत्तम पूर्णांक फलन का, तो उस क्वेश्चन के लिए जब भी कभी ऐसे लिखा हुआ होता है बड़ा ब्रैकेट x, तो वो आगे जाके डैश डैश करके आगे जाके आपको बताता है कि इस बड़े ब्रैकेट का मतलब महत्तम पूर्णांक फलन है। आगे बताता है या नहीं बताता? कभी आपने ये चीज गौर की या नहीं की? बोले हाँ सर गौर की। हमेशा जब भी कोई ऐसी चीजें इस्तेमाल करता है तो वो आगे जाके बताता है कि वो कौन है, वो बंदा कौन है, उसका जिक्र करता है, ताकि कोई गलत फहमी में ना रह जाए, कोई इसको गलत समझ ना बैठे। तो भाई जब ये थे तो हमें क्यों नहीं बताया कौन μ4, कौन है μ4? और अगर आप कहते हो कि μ4 को हर कोई जानता है, तो भाई मैं तो नहीं जानता, मैं बैठा
एक आदमी मैं भी हूँ जो म्यू4 को नहीं जानता, और भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो और बहुत सारे क्यों, सभी नहीं जानते म्यू4 को सिवाय आरपीएससी के अलावा। तो अगर ये बहुत कॉमन व्यक्ति होता, सामान्य व्यक्ति होता जिसको हर कोई जान रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन म्यू4 को कोई जानता ही नहीं है, पूछ लो किसी से, है ना। हर भाई नरेंद्र मोदी होता तो पूरा देश जान रहा होता, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी होते तो पूरा देश जान रहा होता। तो क्या ये नरेंद्र मोदी है तो बताइए, और नहीं है तो फिर बताइए ये कौन है, जिक्र बताइए। यहाँ पे जिक्र होना चाहिए था कि ये भाई साहब कौन है, अब बिना जिक्र किए क्वेश्चन बन गया तो ये भी अधूरा माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन है फाइनली। इतने क्वेश्चन जो थे जो मैंने आपको बता दिए, ये कितने क्वेश्चन है मैं एक बार काउंट कर देता हूं आपको, ये लगभग 9 क्वेश्चन है। 16 ये स्लाइड मेरी शुरू हुई थी, पहला क्वेश्चन यहां से हुआ था, इस क्वेश्चन से हुआ 9 से लेके टोटल 17 है, उसमें से 8 निकाल दीजिए, 9 क्वेश्चन टोटल आए हैं। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये टोटल 9 क्वेश्चन है, टोटल 9 क्वेश्चन है जो कि चैलेंज्ड है। अब इनको कैसे इनका निपटारा करेगी वो भैया साफ आरपीएससी का अधिकार है, ठीक है ना, क्योंकि या तो नियमावली हमारे पास होती तो मैं देख के आपको बता देता कि भाई नियमावली ये कहती है कि ऑप्शन गलत हुए, एक से ज़्यादा ऑप्शन हुए तो हम ऐसा करेंगे, भाषा गलत हुई तो हम ऐसा करेंगे। तो ये नियमावली हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो एग्जैक्टली बता नहीं सकता कि आरपीएससी इन क्वेश्चन के साथ क्या करेगी, इनको डिलीट करेगी या एक से अधिक ऑप्शन वालों को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, या ऐसी छोटी छोटी भाषाओं का विशेष ध्यान रखेगी नहीं रखेगी। भाई इतनी बात भी बड़ी मायने रखती है, छोटी छोटी बात जो होती है वो बहुत मायने रखती है, उस हिसाब से क्वेश्चन को गलत एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के आधार पे 9 क्वेश्चनों का भविष्य तैयार होगा। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि आप न्यूनतम से भी न्यूनतम करेंगे। अगर आप देखें तो मैंने सारे क्वेश्चनों के आपको जस्टिफाई किया है कि भाई क्यों कारण है कि वो गलत है। कुछ क्वेश्चन तो साफ ही गलत है, उनको तो चाहे कैसे भी आरपीएससी आके जस्टिफाई करे उनको कर ही नहीं सकती, है ना। कुछ क्वेश्चन जरूर है जो ऑप्शन के आधार पे कही हुए ठीक है, कोई के 2 सही है तो हम 2 सही मान लेंगे, 3 सही है तो हम 3 सही मान लेंगे, 4 सही है तो 4 सही मान लेंगे। क्वेश्चन को चलो डिफेंड कर दिया कि चलो ऑप्शन 2 सही है तो कोई बात नहीं, जो 2 भरे ये 2 भरे, इन 2 में से कोई भरा तो हम उससे ही मान लेंगे, चलो ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन तो ऐसे जिनके ऑप्शन ही गलत है, उनका क्या करोगे, उनको तो कट करना ही पड़ेगा, उनको हटाना ही पड़ेगा। अगर क्वेश्चन हटाती है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं। कि अगर मान लीजिए ये देखिए 9 क्वेश्चन जो है वो एकदम मैंने पूरे हैं, इसमें ऐसे कई क्वेश्चन और भी छोटे छोटे मिल जाएंगे आपको, जिनको अगर बारीकी से अध्ययन किया जाए तो शायद इक्का दुक्का क्वेश्चन और गलत मिल सकता है, इक्के दुक्के की चांसेस है। लेकिन 9 क्वेश्चन तो कंफर्म है, जो मैंने आपको सामने दिखा दिए कि भैया ये लिस्ट में है, ये तो पक्के ही है। अगर ये 9 क्वेश्चन कटते हैं, ये 9 क्वेश्चन कटते हैं, अगर मान लो सारे क्वेश्चन 9 के 9 बाहर चले जाते हैं तो किसी बच्चे के नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर कोई बच्चा है जिसने ये 9 क्वेश्चन जो ये कटे हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं किया और उसने अपने जो सही गलत चूज किए हैं, चुनाव किए हैं कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मान लीजिए उसके जो है वो 56 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और जिनमें ये क्वेश्चन शामिल नहीं है, इन क्वेश्चनों की काउंटिंग नहीं है, ये जो क्वेश्चन है ये बाहर है, सिर्फ 56 क्वेश्चन, इनके अलावा जो 56 क्वेश्चन है वो उसके सही हो रहे हैं। तो ये कितने नंबर बन जाएंगे, 150 क्वेश्चन का आपका पेपर आया था, ठीक है। 150 में से अगर इन 9 क्वेश्चनों को कट किया जाता है, इन 9 क्वेश्चनों को बाहर निकाला जाता है, तो हमारा पेपर बचता है 141 क्वेश्चन का। और 141 के हिसाब से, 141 क्वेश्चन के हिसाब से अगर अपन 56 क्वेश्चनों का फैसला करें तो 56 क्वेश्चन कितने परसेंट बनेंगे, देखिए 56 क्वेश्चन डिवाइडेड बाय 141, तो ये बनते हैं हमारे 39.71, यानी 40% जो अगर 57 क्वेश्चन हो जाते हैं किसी के और ये सारे क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं और किसी के 57 आए हैं, तो वो ऑब्वियसली बात है मोर देन 40% हो गया। क्योंकि जब 56 पे 39.71 आ रहे हैं तो जिसने भी 57 क्वेश्चन अटेंड किए होंगे वो अबोव 40 निकल गया। यानी वो जो बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर हमारे 56 बन रहे, हमारे 57 बन रहे, हमारे 58 बन रहे, हमारे 59 बन रहे, तो उन लोगों के लिए ये रिलीफ का काम करेगा अगर ये 9 क्वेश्चन यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो ये 9 क्वेश्चन बाहर निकलते हैं तो आपको कम से कम यहाँ देखिए 3 क्वेश्चन, अगर ये 10 क्वेश्चन बाहर निकलते हैं, ध्यान रखिए 56 वाला तब शामिल हो जाएगा अगर 9 नहीं, 9 की बजाय अगर 10 क्वेश्चन बाहर निकल जाते हैं, एक क्वेश्चन और निकल जाए बाहर और 140 क्वेश्चन हो जाते हैं अगर, तो 140 में आपको पता 56 जो होगा 56 40% बनाएगा। तो 56 क्वेश्चन अगर 140 के हिसाब से बात करें तो ये 40% होते हैं, यानी 56 वाला बंदा जो है वो 40% पे पहुंच जाएगा अगर 10 क्वेश्चन गेम से बाहर चले जाते हैं। और देखिए तब भी बढ़ेंगे अगर इन क्वेश्चनों को डिलीट नहीं किया जाता है। डिलीट तो वो तो जो गलत है वो तो बाहर करे जाएंगे, ऑप्शन वाले क्वेश्चनों को अगर सही किया जाता है तो जिन्होंने किया है
उनके कौन कौन से ऑप्शन, कई ऑप्शन तो जिसके चारों ही सही है, तो जिन्होंने भी किया उसको तो फायदा मिलना ही मिलना है। तो इस हिसाब से अपने नंबर देख लीजिएगा कि जो जिनके चारों ऑप्शन गलत हैं वो तो गेम से बाहर जाने हैं, उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो गेम से बाहर है ही, तय है। और जो क्वेश्चन जो है जिनके एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है उसके आधार पर अपने आप को देख लीजिए, देखिए आप कितने नंबर बन रहे हैं, और फिर नंबरों का मूल्यांकन करके देखिए 40 आप क्रॉस करते हैं या नहीं करते हैं। अलग से मैं आपको जो कट ऑफ है उसका एक अभी मेरा अध्ययन चल रहा है, मैं एनालाइज कर रहा हूँ, बच्चों से बात कर रहा हूँ, 1-2 दिन का समय दीजिए ताकि मैं आपके सामने जो एग्जैक्टली जो सही में हो सकती है, पॉसिबल कट ऑफ हो सकती है, वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन का जो रिव्यू है वो आपको समझ में आ गया होगा, या सही गलत वाला थोड़ा सा खेल समझ में आ गया होगा कि कितना मुश्किल होता है सही गलत को डिसाइड करना। तो देखिए बाकी तो संस्था जो है वो सर्वोपरि है, वो ही तय करेगी, और फिर वो अगर मान लो किसी प्रकार की गलत कर देती है या विद्यार्थी हित में नहीं करती है तो फिर तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, तो उसका आगे नहीं बनेगा। लेकिन फिलहाल तो यही है कि भाई ये सब कुछ जो है वो इसी तरीके से काम करेगा। इस विज्ञान को समझिएगा, इसको अपने हिसाब से चेक करिएगा, मुझे बताइएगा अपने कि भाई आपके क्या बन रहे हैं, इससे कितना आपको फायदा मिल रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।